गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज ये जावा की क्लास 6 है और जावा की 5वीं क्लास में आपको हमने जावा टोकन्स के बारे में बताया था, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया था, है ना। तो आप वहां से देख सकते हैं आप पिछली क्लास, और पिछली क्लास का लिंक भी आपको इस वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से भी टच करके उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी यही गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरी चीज़, इस वीडियो का जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताएंगे, बट उसके पहले ये चीज़ समझिए कि जो आपको ये मैटर यहाँ पे है, ठीक, तो आप अपने हिसाब से छांट करके मैटर लिख सकते हो, जितना आपको सेटिस्फाइड लगे या जितने में आपको लगे कि आप पास हो जाओगे, अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आपको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है ना। जो स्टूडेंट पूरा लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन जो स्टूडेंट का है कि हाँ चलो ठीक है, हमको उतना ही लिखना है, उतना ही याद करना है जितना हम कर सकते हैं, तो आप उस छांट कर भी लिख सकते हो। ठीक, तो दो चीज़ें हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जावा और कांस्टेंट। देन उसके बाद आपका वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देन उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट होता है डेटा टाइप। आपको हमने फर्स्ट क्लास में भी बताया था जावा की पहली क्लास में कि वेरिएबल और डेटा टाइप का जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो प्रोसीजरल हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि डेटा टाइप साइज डिसाइड करता है कि कोई भी वेरिएबल मेमोरी में कितना साइज लेगा, कितना स्पेस कैप्चर करेगा। और वेरिएबल क्या करता है कि वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम होता है ना, जहाँ पे हम जा कर के वैल्यू को स्टोर करते हैं। क्या है एक्चुअली में, देखिए आप भी जानते हो, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, आज की जो भी है सारी की सारी चीज़ें किसमें, मेमोरी पे डिपेंडेंट है। आप देखिए, आप सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में मेमोरी आपके 64 GB अब मिलता है, कम से कम लोग अब वही पसंद करते हैं। ठीक, अब 64 GB जो आपको खाली मेमोरी दे दिया गया, ठीक है ना, अब उसको बोला गया कि आप इसको भर डालिए। तो अगर आप उसमें ऐसे ही, आपको अब क्या है, गाना भरने हैं, वीडियो भरनी है, इमेजेस भरनी है, सब कुछ, अब आप उसको ऐसे ही सारे सॉन्ग्स डाल दोगे, इमेजेस डाल दोगे, फोटोज़ डाल दोगे, वॉलपेपर्स डाल दोगे, वीडियोज़ डाल दोगे, सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, कचड़ा टाइप में हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको फ्यूचर में किसी चीज़ को सर्च करना है तो 64 GB के मेमोरी में आप उसको बहुत ही मुश्किल पड़ेगा कि आप उसको ढूंढ सको। समझ रहे हैं ना। क्यों नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि सारी फाइल एक दूसरे से मिक्स हो गई हैं, और कुछ की फाइलों के नाम तो सेम रहेंगे, बस उनके क्या है, फॉर्मेट बस चेंज रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी अपनी है मेमोरी, उसमें हमने क्या बनाया, फोल्डर बनाया, लोकेशन दी, माई म्यूजिक है ना, वॉलपेपर, वीडियोस, ये लोकेशन हमने दे दी। अब जब हम कोई भी वैल्यूज़ डालेंगे, मतलब इनसे रिलेटेड, अगर माई सॉन्ग्स है तो आप देखिए, आप जनरली आप क्या बोलते हैं, फोल्डर में हमने फाइल रख दी, बट आप वही प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या बोलोगे कि हमने लोकेशन बनाया और लोकेशन में हमने क्या रखी, वैल्यूज़ रख दी। ठीक है ना। तो जब भी अब आपको माई म्यूजिक में सॉन्ग रखने हैं, वीडियोज़ रखनी है, तो आप क्या करोगे, जस्ट एज इट इज़ उसी लोकेशन का यूज करोगे। क्यों, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में फाइल को। ठीक है ना। अब माई म्यूजिक में आप जानते हो कि गाने ही आएंगे क्या, ठीक है, आप रख दो, वीडियोस रख दो, बट फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम जाएगी, वही भूल जाओगे। तो ये आपको पता है कि MP3 सॉन्ग्स के लिए हमको माई म्यूजिक फोल्डर है, MP4 वीडियोस के लिए, सॉन्ग्स के लिए हम वीडियोस फोल्डर रखते हैं। सेम उसी तरीके से क्या होता है कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं, लोकेशन तो दे दिए, लोकेशन में हम वैल्यूज़ कैसे रखना चाहते हैं, वैल्यू की साइज क्या होगी, मतलब वैल्यू इंटीजर होगी, पूर्णांक में होगी, या दशमलव में होगी वैल्यू, है ना, या स्ट्रिंग में वैल्यू होगी। तो ये कौन डिसाइड करता है, हमारा डेटा टाइप डिसाइड करता है कि वैल्यू की साइज क्या होगी, वैल्यू किस तरह की होगी। तो ये हमारे डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं, जहां पर हम जाकर के अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल में जो भी वैल्यूज हम स्टोर करते हैं वो वैल्यू बदली जा सकती है। वेरिएबल का मीन्स ही है चर। अब स्वाभाविक सी बात है, चर मतलब चरना। अब एक कोई गाय है, वो एक जगह तो चरेगी नहीं है, अलग अलग जगह चर रही है, ठीक, अलग अलग चीज़ें।
खा रही है। तो इसी तरीके से वेरिएबल का क्या है कि आप अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा ये क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर है जो वैल्यू होल्ड करता है। ठीक, वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। जावा में 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं, लोकल होता है, इंस्टांस होता है और स्टैटिक होता है। फिर आप इसके है वेरिएबल इन हिंदी, वेरिएबल मेमोरी को एलोकेट रिजर्व्ड एरिया का नाम है। दूसरे शब्दों में मेमोरी लोकेशन नाम है। या वेरी प्लस एबल का कॉम्बिनेशन जिसका अर्थ है इसकी वैल्यू बदली जा सकती है। इंट डेटा इक्वल टू 50। देखिए यहाँ पे इंट लगा है, डेटा टाइप पहले डेटा लिखा है, वो क्या है वेरिएबल का नाम है आपका इक्वल टू 50। 50 को आप बदल भी सकते हो। ठीक, लोकल वेरिएबल मेथड के बॉडी के अंदर घोषित एक वेरिएबल को लोकल वेरिएबल, दैट मीन्स आप किसी भी मतलब चाहे कहना चाहिए कि लोकल वेरिएबल क्या होता है जिसका इलिमिटेड स्कोप होता है ना। किसी भी बॉडी के अंदर आपने वेरिएबल, जैसे मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या लगाया इंट ए, वो आपका वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर ही बस काम करेगा। ठीक है ना, ये लोकल वेरिएबल हो। कोई फंक्शन आप बना रहे हो, उस फंक्शन के अंदर आपने कोई वेरिएबल बना दिया, वो लोकल वेरिएबल हो गया। उस वेरिएबल की वैल्यू स्कोप लाइफ उसी फंक्शन के अंदर तक रहेगी, बाहर उसको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। फिर है इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास के अंदर घोषित एक वेरिएबल लेकिन मेथड के बॉडी के बाहर इंस्टेंस। दैट मीन्स कहना चाहिए कि अभी जब आप जावा में प्रोग्राम बनाओगे तो कई सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो आप किसी भी फंक्शन या मतलब मेथड के अंदर नहीं बनाते हो। आप डायरेक्ट सिर्फ क्लास लगाए, जैसे क्लास स्टूडेंट करली ब्रेसेस ऑन किए और देन उसके बाद आपने क्या किया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो ऐसे कहलाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है ना। फिर है आपके स्टैटिक वेरिएबल, इस एक वेरिएबल जिसे स्टैटिक घोषित किया जाता है उसे स्टैटिक वेरिएबल कहा जाता है। लोकल नहीं हो सकता। स्टैटिक वेरिएबल की एक प्रति बना सकते हैं और क्लास के सभी स्टेज में साझा कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल में मेमोरी एलोकेशन केवल एक बार होता है। ठीक है ना। स्टैटिक वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो उसमें मेमोरी एलोकेशन केवल एक बार होता है। दैट मीन्स हम एक ही वैल्यू आप दे सकते हैं, उसके अलावा हम दोबारा दूसरी वैल्यू नहीं देते। ठीक है ना। हाँ, जब आप फिर से आपको मतलब सुधार करना है, एडिट करना, सुधार कर लो तो आप दूसरी वैल्यू दे दो, बट आप अगर रन करा रहे हो वैल्यू दे दी तो एक ही वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है, जब क्लास को मेमोरी में लोड किया जाता है। अब सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे देते हैं, पहले डेटा टाइप का नाम लिखे, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैर हो गया ना। उसके बाद क्या देते हैं वेरिएबल नेम देते हैं, जैसे इंट ए, ठीक, इंट बी कॉमा सी। अच्छा, जब दो वेरिएबल बनाने हैं तो दोनों के बीच में हम कॉमा लगाएंगे। अगर ए बी और सी लिखते बीच में कॉमा लगाते तो ये स्पेस हो जाता और ये गलत हो जाता। ठीक है ना। मतलब वेरिएबल बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, और अगर दो अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं तो बीच में कॉमा लगा दें। वेरिएबल कितना भी बड़ा नाम हो, जैसे कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं इंट लिखा और उसके आगे अपना नाम लिखते हैं। तो नाम कैसे लिखते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया राज सिंह, तो RAJ लिखे, फिर स्पेस दिए, फिर सिंह लिख दिए, तो उस तरीके में वो वेरिएबल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको राज सिंह लिखना तो इकट्ठा लिखना पड़ेगा, वो सही वेरिएबल होगा। या फिर राज कॉमा सिंह लिखे तो दो वेरिएबल हो जाएंगे। सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल डेफिनीशन, अब वेरिएबल डेफिनीशन कैसे, डेटा टाइप इंट इक्वल टू 5, इस तरीके से आप वेरिएबल डेफिनीशन दे सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा सारी चीज़ें कॉपी में। ठीक, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। क्लास ए है, देखिए आप देखोगे किसी भी प्रोग्राम में सबके आगे करली ब्रेसेस लगा है, आप चाहो तो नीचे लगाइए। जैसे क्लास ए है, ए के बाद करली ब्रेस लगा, आप उस करली ब्रेस को नीचे कर दीजिए दूसरी लाइन में। फिर तीसरी लाइन में इंट डेटा इक्वल टू 50, ठीक, स्टैटिक इंट टाइम इक्वल टू 100, वाइड मेथड, ठीक है ना। उसके अलावा कोष्टक के, अब देखिए वाइड मेथड के अंदर हमने इंट एन इक्वल टू 90 लोकल वेरिएबल हो गया, इंड ऑफ क्लास। तो ये प्रोग्राम आपका चलेगा नहीं, बिकॉज इसमें आपने भी कोई भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मतलब प्रिंट इसकी वैल्यू को नहीं कराया है। ठीक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये अब आपका एग्जाम्पल आ गया, ये एग्जाम्पल देखिएगा, आपको मैंने बताया है एप्लीकेशन, आप एग्जाम्पल टाइप करिए और रन कराइए। जैसे करली ब्रेसेस आपको दो लाइनों में इकट्ठा दो दो ठो हैं, आप एक जैसे क्लास सिंपल के आगे जो लगा उसको आप नीचे कर दीजिए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में लास्ट में जो करली ब्रेस लगा उसको आप नीचे कर दीजिएगा, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी के बाद 7th लाइन में दो करली ब्रेस एक साथ लगा दिया तो एक लगाइए फिर दूसरा लगाइए, या ऐसे भी आप लिख सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो, है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आउटपुट देखिए इसका 20 आ गया।
फिर क्या है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का क्या है, इसकी वैल्यू पहले से निर्धारित होती है, मतलब आप कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे देखिए, आप भी जानते हो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो एकदम फिक्स है, कभी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। 22/7 है तो है, आप मानो या ना मानो। तो इस तरीके से क्या कहलाता है, आपका कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट की वैल्यू पहले से निर्धारित होती है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। अब कांस्टेंट्स के प्रकार हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स हो गया, ठीक है ना, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, बूलियन है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर ये आपका प्रोग्राम है, जैसे पब्लिक क्लास एरिया सर्किल, मतलब सर्किल का एरिया निकालना। तो सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब ठीक है ना, हमने एक एरिया सर्किल नाम का क्लास बनाया, जो कर्ली ब्रेस आगे लगा उसको आप नीचे कर दीजिएगा। फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा, फिर उसको कर्ली ब्रेस को नीचे के इंट आर इक्वल टू 10 लिया, मतलब रेडियस क्या ले लिया, 10 ले लिया। और फाइनल डबल पी आई, ठीक है ना। अब डबल की फाइनल डबल इसलिए लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी फिक्स है, ठीक। तो पी आई इक्वल टू 3.14 है। अब डबल एरिया इसलिए लिया है, डबल क्या होता है, डबल डेटा टाइप है जो दशमलव तरह की वैल्यू को लेता है। अब देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे आप दशमलव वाली वैल्यू ले रहे हो तो आपका आउटपुट भी हमेशा दशमलव में ही मिलेगा, इसलिए हमने डबल एरिया लिखा, मतलब क्षेत्रफल हमको दशमलव में ही मिलना है। अब यहाँ पे क्या किया, एरिया इक्वल टू पी आई इंटू आर, और एरिया को हमने प्रिंट करा दिया। अच्छा, ये जो आपका डबल स्लैश के आगे लिखा है फाइनल वेरिएबल, फिर डबल एरिया के नीचे जो डबल स्लैश में पी आई इक्वल टू 3.14, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके कमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ताकि आप जब कमेंट्स हम क्यों बनाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि कोई नया यूजर, जैसे मैंने आपको दिया, आप पढ़ के समझ सकोगे कि बना क्या है, लिखा क्या है, आपको खुद भी प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आउटपुट आ गया, एरिया ऑफ सर्किल 314.1592, ठीक है ना। ये हो गया आपका कांस्टेंट। तो आज की क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करिएगा। और पिछली क्लास का वीडियो अब आपको लिंक में दिख रहा होगा वीडियो में ही, तो अब आप वहाँ टच करके आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।